नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों और प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारा जो विषय चला हुआ है वो चला हुआ है संसदीय प्रणाली की सरकार, कार्यपालिका और विधायिका। इसके प्रश्न उत्तरों को हम आपको समझा रहे हैं और इसकी 2 वीडियो इस पे बन चुकी हैं। ये तीसरी वीडियो है। हमारा अगला ये प्रश्न है कि कभी कभी कामकाज बाधित हो जाता है, कभी कभी संसद का काम बाधित हो जाता है और वह निर्धारित दिनों तक कार्य नहीं कर पाती। आपके विचार से इसका कानून की गुणवत्ता और प्रतिनिधियों पर जनता के भरोसे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न में 2 बातें इसमें हैं कि एक तो कार्य बाधित होता है और निर्धारित दिन तक संसद नहीं चल पाती। तो आपके विचार में कानून की गुणवत्ता और प्रतिनिधियों के जनता के भरोसे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संसद का जब चलती है तो क्या होता है, एक निर्धारित समय होता है कि 20 दिन चलेगी या 25 दिन चलेगी, और एक दिन कम से कम 6 घंटे का टाइम जो है नियम अनुसार होता है। वो एक्सटेंड भी हो जाता है, इसमें भोजन अवकाश भी रहता है। अब अगर मान लो ये बाधित हो जाता है, राजनीति होने लगती है, हू हल्ला होने लगता है संसद में और ये कार्य बाधित हो जाता है, तो क्या होता है, जब संसद चलती है तो एक एजेंडा रहता है, कार्यपालिका के पास में एजेंडा रहता है कि हमने कितने विधेयक जो है वे रखने हैं संसद में, जो पास कराने हैं। जो विपक्ष के जो नेता होते हैं वो उसमें हो हल्ला करते हैं, वो पास नहीं, संसद चलने के कामकाज में ही बाधा उत्पन्न करते रहते हैं, तो संसद जो है सुचारू रूप से नहीं चल पाती। तो क्या होता है कि उन्हें अपने विधेयकों को पास कराना होता है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है और वे संविधान संशोधन करने वाले तो है नहीं कि जो जिसमें 2/3 की जरूरत हो। साधारण बहुमत से ही वो पास कराना होता है। तो उसमें क्या होता है कि विधेयक पे जब चर्चा ही नहीं होगी, पास तो तब भी हो जाएंगे वो बगैर चर्चा के, क्योंकि उसमें तो केवल लोकसभा में इतना कहलवाना है या विधानसभा में कि विधानसभा का या लोकसभा का अध्यक्ष कि भाई ये वोटिंग के लिए हम रख रहे हैं और क्या आप इसको पास करना चाहते हैं, तो वो कह देते हैं हाँ जी। हाँ की आवाज़ जो का ज़्यादा मुझे मेरे हिसाब में लग रहा है कि हाँ का वेट ज़्यादा है, तो बस जो है वो ये विधेयक पास हो गया। तो इतना कहते ही वो विधेयक पास हो गया। अब उस पर जब चर्चा ही नहीं हुई तो उसकी गुणवत्ता क्या होती है कि गुणवत्ता की परख नहीं हो पाती, उसके एक एक विषय पर ठोक बजा के चर्चा नहीं होती, उसकी कमी और सुझाव नहीं आ पाते। तो क्या होता है, इसमें जो कानूनों की गुणवत्ता बढ़िया नहीं बन पाती। दूसरा, जनप्रतिनिधियों पे भी जनता का भरोसा नहीं होता। जब वो बार बार टीवी ऑन करते हैं, वो हू हल्ला होता रहता है, तो जो युवा पीढ़ी है उनको राजनीति की तो समझ नहीं होती। मेरे भाई ये तो लोकतंत्र ठीक नहीं है, और वो उनको जो कोई जरा सा देर को कोई बाहर का कोई विदेशी शत्रु उनको भड़काने की कोशिश करे, जैसे नेपाल में आपने देखा, आपने जो है श्रीलंका में देखा, आग लगाने के लिए उतारू हो गए। तो हमारे देश के लिए और जनता के जो प्रतिनिधियों के प्रति, जो जनप्रतिनिधियों के प्रति जो जनता का, युवाओं का जो भरोसा है वो डगमगाने लगता है। और विपक्ष की यही मंशा होती है कि सरकार के साख पे हम चोट करें। तो उसमें क्या होता है कि जो सरकारी पक्ष है वो अगर ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि ये विपक्ष जो है नाजायज तरीके से संसद को बंधक बना रहे हैं और हमारे कामकाज में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो इसका उल्टा असर भी होता है। क्योंकि ये तो डिलीवरी की बात है कि कोई जौन सा पक्ष जनता के सामने सही तरीके से अपनी बात रख देता है वो ही जनता के दिल में उतर जाती है। तो ये विपक्ष जो अपने अपने मन में ज़्यादा सियाने बनते हैं कि भाई हम तो ऐसे करने से हम हीरो बन जाएंगे, तो उसकी वजह न बजाय वो जनता के नज़रों में जीरो बन जाते हैं और सरकार का बात मान ली जाती है और सरकार जो बाद में उनको सख्ती से पेश भी आती है। तो इस प्रकार क्या है, संसद के काम का भी जो है बाधित होता है और व्यवधान उत्पन्न होने से कानून की गुणवत्ता में भी फर्क पड़ता है।
और जनप्रतिनिधियों की साख में फर्क पड़ता है। इस प्रश्न का आप इस प्रकार से उत्तर कर सकते हैं कि भाई जब जो है संसद कामकाज बाधित होता है तो निर्धारित कार्य नहीं हो पाते, निर्धारित दिनों तक संसद नहीं बैठ पाती और कानून की गुणवत्ता और प्रतिनिधियों की जनता पे भरोसे पे असर पड़ता है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण विधेयक जो होते हैं वो बगैर बहस के ही जल्दबाजी में पास करा दिए जाते हैं, आधे और अधूरे कानून बन पा सकते हैं। लगातार होने वाली बाधाओं के कारण जो है विश्वास खो देते हैं। मतदान की भागीदारी में नागरिक की जो है सहभागिता कम हो जाती है और बार बार व्यवधान से वित्तीय भी तो खर्च होता है, वहाँ पे काम होता नहीं है, खर्चा होने लगता है, तो अतः जो है लोकतंत्र कमजोर होता है। तो यह आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या आप छात्रों के बीच रुचि समूह बना सकते हैं जो किसी भी नीति के संबंध में ऐसे प्रश्नों की सूची बना सकता है जो आप अपने सांसद और विधायक से पूछना चाहते हैं। यदि ये प्रश्न विधायक के बजाय सांसद से पूछे जाएं तो क्या वे भिन्न होंगे और इसके विपरीत होंगे? तो अब बात आती है कि इसमें आपकी बुद्धि पूछी गई है, बुद्धि कौशल पूछा गया है, क्योंकि इसमें पहले अध्याय में आ चुका कि सांसद और विधायक में क्या फर्क है, उनकी चिंताओं में क्या फर्क है। तो अब इसमें अगर कोई छात्र जो है अपनी रुचि के अनुसार से समूह बनाए और ये प्रश्न तय करे कि हमने सांसद से कौन से पूछने और विधायक से कौन से पूछने हैं, तो क्या वे एक जैसे रहेंगे? अगर उनको इतना ज्ञान नहीं है तो वे एक जैसे ही बात करेंगे, लेकिन अमूमन क्या है, वो जो प्रश्न है वो अलग अलग होंगे, क्योंकि उनके विषय ही अलग अलग हैं, कार्य क्षेत्र अलग अलग है। जो विधायक होता है उसको क्षेत्रीय राजनीति की और क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में हम कहेंगे, सड़क है, बिजली है, पानी है और जो है कानून व्यवस्था है, लोकल स्कूलों की व्यवस्था है, शिक्षा का स्तर है, खेती बाड़ी से जुड़े हुए बातें हैं, ये विषय आते हैं विधायक के। अगर विधायक से प्रश्न पूछना है तो वो स्कूलों के बारे में उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में आप जो है छात्रों के हित में उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना, सस्ती बनाना, किफायती क्या कर रही है। दूसरा, अगर यही प्रश्न केंद्र सरकार से, क्योंकि शिक्षा का जो विषय है वो दोनों में आता है, वो केंद्र के स्तर पे भी आता है, समवर्ती सूची में है शिक्षा, वो राज्य का भी विषय है, और ऐसे ही कृषि, ये दोनों के विषय में आते हैं। तो इसमें दोनों से एक से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता, उच्च शिक्षा की सुलभ और किफायती बनाने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है। सांसद से तो ये प्रश्न पूछे जा भाई आपकी नीति क्या है, क्योंकि जो IIT है, IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है ये मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ये सब केंद्र सरकार के अधीन में हैं, केंद्रीय सरकार के दायरे में आते हैं और उन्हीं के से ही इनका बजट वगैरह आता है सीधा। तो इस प्रकार से उसमें केंद्र सरकार की क्या नीतियां हैं। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज जो एम्स जो बनते हैं वो भी जो है केंद्र सरकार के द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। दूसरा, अगर प्रश्न करें शिक्षा के क्षेत्र से, ऐसे रोजगार, तो रोजगार का जो विषय है वो भी ऐसा ही है। रोजगार के मामले में भी दो तरह के रोजगार होते हैं, केंद्र स्तर के और राज्य स्तर के। तो ये दोनों प्रश्न मेल एक जैसे हो सकते हैं कि राज्य के स्तर पे राज्य सरकार के दायरे में आने वाले जो लोक सेवा आयोग है और एक यूपीएससी, तो यूपीएससी जो आती है वो केंद्र के दायरे में आते हैं। तो इस प्रकार से जो है विभिन्न युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो ये प्रश्न जो है दोनों से आप पूछ सकते हैं। ऐसी पर्यावरण के मामले में, पर्यावरण का जो विषय है ये भी दोनों राज्यों के दायरे में आता है, दोनों सरकारों के। तो पर्यावरण के विषय में भी कि पर्यावरण को कम करने के लिए आपकी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, सांसद से हम पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से विधायक से जो एक ग्रुप तो
बनाया था हमने केंद्र के स्तर पे सांसद के लिए, तो सांसद से तो ये प्रश्न में ये बातें हो गया। ग्रुप जो बी है वो राज्य के केंद्रित जो बनाया गया था, वो क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? वो अगर पूछेंगे तो वो पूछेंगे इन्हीं तीनों के विषय में। अब क्या परिवर्तन होगा इसमें कि हमारे क्षेत्र के, वो तो आ गई पूरे देश के स्तर पे, अब ये आगे क्षेत्र के स्तर पे कि हमारे क्षेत्र के सरकारी स्कूल और कॉलेजों की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। रोजगार के बारे में हमारे सरकार हमारे इलाके में अधिक रोजगार सृजन हो तो उसके लिए आप क्या सहायता करेंगे, क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसी पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के को कम करने के लिए हमारे परिवेश में पर्यावरण के अनुकूल स्थानीय स्तर पर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो है संसद और विधायक से अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी भी अलग अलग होती है। लेकिन उनका दायरा क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि केंद्र से स्तर पे पूछेंगे तो वो राष्ट्रीय स्तर की बातें होगी, और राज्य के स्तर पे जो पूछा जाता है वो क्षेत्रीय स्तर की होती है। तो इस प्रकार से आप और भी सवाल बना सकते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की क्या भूमिका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और बहुत से बड़े बड़े जो लेवल के जो लिखित परीक्षाएं होती हैं, जो IAS, PCS, जुडिशरी, इनके सवालों में भी यही सेम सवाल आता है कि भारतीय, और ऑब्जेक्टिव टाइप में बना दे तो उसमें भी इसको ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की क्या भूमिका है। इसके ऊपर ऐसे भी बनता है, और यदि हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका न हो तो क्या हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे की पूरक का काम करते हैं, क्योंकि विधायिका पे को काम देने का काम है, कार्यपालिका को है कि भी कानून क्यों बनाना है, क्या बनाना है, तो विधायिका को वो काम देते हैं। और बदले में जो विधायिका है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। नियंत्रण किसके माध्यम से रखती है? उसको रोजाना के कामकाज पे प्रश्न पूछती है और प्रश्न की कसौटी पे उसे कसती है। दूसरा, उसका बहुमत है या नहीं उस पर भी नजर रखती है। अगर उनको लगता है कि बहुमत नहीं है तो उनसे कह सकती है बहुमत साबित करो, आपके पास वैधानिक अधिकार नहीं बचा, संवैधानिक अधिकार, उसके लिए उनको ललकार सकती है। तीसरा, बजट पे उन पे नजर रखती है कि भाई जो खर्च जो कर रही है सरकार, जो खर्च कर रही है वो क्या है, उस पे उसको उनके बगैर अनुमति के वो पास नहीं हो सकता। तो उसके लिए पास कराने के लिए संचित निधि से जो धन निकालने के लिए विधायिका ही उसको पास करती है। अब ये इनके दोनों का तो संतुलन हो गया। अब इन दोनों के बीच में अगर ये सही तरीके से काम नहीं कर रही और कोई कानून बनाया जा रहा है वो संविधान के अनुसार है या नहीं है, और विधायिका और कार्यपालिका के बीच में खींचतान हो गई, तो उसको संतुलन निर्णय कौन करेगा अभी कौन सही है। अगर कार्यपालिका मनमानी से कार्य कर रही है और विधायिका को उसके पास अंकुश नहीं है क्योंकि उसके पास बहुमत है, या बहुमत गलत तरीके से साबित कर रही है, तो इस निर्णय को संतुलन स्थापित करने के लिए लोकतंत्र को और संसदीय प्रणाली में एक निष्पक्ष न्यायपालिका की जरूरत होती है। न्यायपालिका को संविधान के अनुसार उसको शक्ति दी जाती है कि संविधान की व्याख्या वो ही करेगी। जो न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या करती है वो दोनों को, विधायिका कार्यपालिका को मान्य होगी। उस पर कोई आगे बहस खत्म हो जाएगी। वह विधायिका ने कह दी कि हमारा जो कानून बना संविधान के अनुसार सही है। तो विधायिका क्या करती है? संतुलन बनाने का काम करती है। और क्या करती है? व्याख्या करने का, संविधान की व्याख्या करने का काम करती है। तो ये लोकतंत्र में उसकी भूमिका। और क्या करती है? न्याय स्थापित करती है। कानून व्यवस्था को स्थापित करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जनता का विश्वास बढ़ाने में बहुत लोकतंत्र के प्रति न्यायपालिका की भूमिका होती है। अगर न्यायपालिका न हो तो क्या होगा? क्योंकि बहुत से देशों में संसद ही न्यायपालिका की भूमिका निभाती है। इंग्लैंड में आज भी जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो सबसे सुप्रीम है। तो उसमें भारत के जैसे जो लोकतांत्रिक देश हैं, जो संसार के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें न्यायपालिका सुप्रीम है। और अगर न्यायपालिका न हो तो क्या होगा?
जो कार्यपालिका है वो निरंकुश हो जाएगी, संसद निरंकुश हो जाएगी और वो कुछ भी कर सकती है, मूल अधिकारों का हनन हो जाएगा, देश में हाहाकार मच जाएगी, कोई किसी पे कब्जा कर लेगा, कोई इंसाफ की व्यवस्था नहीं होगी। तो लोकतंत्र को जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। तो लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र को स्थापित करने में न्यायपालिका की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और देश के जो नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं, भारत की संविधान में ये बात कह रखी है कि सीधे आप जो है, जो 5 जो है रिट हैं डालने की, वो ये दो अनुच्छेद 226 के माध्यम से तो हाई कोर्ट में और अनुच्छेद 32 के माध्यम से वो सीधे सुप्रीम कोर्ट से वो जाके याचिका लगा सकते हैं कि साहब हमारा मूल अधिकार हनन हो रहा है। तो इसके माध्यम से भी न्यायपालिका जो है वो लोकतंत्र को मजबूत करती है, वो जनता का विश्वास बढ़ाती है, उनकी संवैधानिक रक्षा करती है। तो ये भूमिका होती है। अगला सवाल है, ये इसमें पूछा गया है कि आपके बुद्धि कौशल की बात है कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में कार्यपालिका शुरू होता है। पहला अध्याय क्या है, कार्यपालिका, और उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद आदि की भूमिका और जिम्मेदारी की बातें बताई गई हैं। उसी का ही अध्याय 2 में संसद की भूमिका और कार्यपालिकाओं का कार्यों का, जो संसद की भूमिका और उसके कार्यों का विवरण दिया गया है। ऐसा क्यों है कि मतलब 151 पृष्ठ पे ये दे रखा है प्रश्न। कहने का मतलब है, सब इसमें पूछा गया है कि भाई एक संसद की भूमिका वाला पार्ट पहले क्यों नहीं बताया गया, और ये कार्यपालिका का जो है, जो भाग है, वो दूसरे नंबर पे क्यों नहीं आया। तो संविधान में किसके लिए बनाया जाता है? संविधान में 3 बातें होती हैं मुख्य, कि राजकाज कैसे चले, पहली बात। दूसरा, नागरिकों को इंसाफ कैसे मिले। तीसरी बात, सरकार कैसे, किस तरीके से बने। इसके अलावा उसके सुप्रीम नॉर्म होते हैं और उन्हीं नॉर्मों के आधार पे देश में कानून बनते हैं। उसी की अम्ब्रेला के नीचे ही सारे कानून बनते हैं और उनकी डोर उसी संविधान से जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले ये बताया कि सरकार कौन है, उसके बाद में संसद कैसे काम करेगी। तो इसलिए ये अध्याय 1 जो है भाग संविधान के 5 में सबसे पहले ये बताया कि कार्यपालिका कौन है। तो उसमें कार्यपालिका, इसमें बताया कि कार्यपालिका जो होती है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उनकी मंत्रिपरिषद से बनती है, और उनकी भूमिका क्या है, कैसे मंत्रिपरिषद बनेगा, कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे और उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, ये सब बातें जो हैं पहले बताई गई हैं। और संसद कैसे काम करेगी, कैसे संसद आहूत होगा, संसद किस किस से मिलकर बनता है, ये भी संविधान में बताया गया है, ये दूसरे अध्याय में बताया गया है। तो इसलिए संविधान की में जो कार्यपालिका से शुरू होता है और यह दर्शाता है कि देश के संचालन में कार्यपालिका कितनी महत्वपूर्ण है। और संसद कानून बनाती है, जबकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है। तो यह क्रम हम कैसे समझने में मदद, यह क्रम हमें यह समझने में मदद करता है कि कानून बनाना, कानून को लागू करना दोनों ही महत्वपूर्ण है। सरकार तभी सुचारू रूप से कार्य करती है जब संसद और कार्यपालिका दोनों मिलकर काम करें। तो इसलिए पहले सरकार क्या है, कौन है, ये बताया गया, फिर वो जो है संसद जो है कैसे काम करेगी ये बताया गया है। तो इसलिए जो है ये दोनों जो विषय हैं कि संसद कैसे कार्य करेगी और कार्यपालिका क्या है, ये भारत के संविधान के 5 भाग में अध्याय 1 और 2 में समझाया गया है। तो इसको इसीलिए बताया गया है कि ताकि जनता समझ जाए कि सरकार कौन है, कैसे सरकार बनती है और क्या नाम है, संसद कैसे कार्य करेगी। फिर अगला प्रश्न है
कि बताया गया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमर रहना छाई के दौरान कहा था कि भाई जब संसद में बहस चल रही थी कि बहुमत साबित करना था उनको, तब उन्होंने कहा था, जब 13 दिन की उनकी सरकार बनी थी, और बाद में उन्होंने कहा कि सरकार आती रहेंगी, पार्टियां गिरती उठती रहेंगी, लेकिन राष्ट्र को अटल रहना चाहिए और उसका लोकतंत्र हमेशा जीवंत रहना चाहिए। अब इसमें क्या है, प्रश्न जो बन रहा है, प्रश्न जो यानी कि ये कोटेशन है कि सरकार आती रहेंगी, पार्टियां गिरती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन राष्ट्र अटल रहना चाहिए, हमारा लोकतंत्र हमेशा जीवंत रहना चाहिए। तो आपके विचार में यह कथन लोकतंत्र में संसद और नेताओं की भूमिका के बारे में क्या संदेश दे रहा है? तो ये कथन क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के महान राजनेताओं में से एक थे, वो गहरी चिंता दर्शा रहे हैं। वो चिंता दर्शा रहे हैं कि आज के समय में जो घोड़ों की तरह सांसद खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, अपने जमीर को बेच रहे हैं, जरा सी देर में अपनी निष्ठाओं को बदल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई देखो, ये लोकतंत्र में का ये हिस्सा होता है कि पार्टियां टूटती हैं, नई पार्टियां बनती हैं, सरकार आती है, सरकार जाती है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि देश नहीं टूटना चाहिए। अगर देश टूट जाएगा, लोकतंत्र हमेशा जीवंत रहना चाहिए। लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र का नाम ही ये है कि जैसा जिसका भाव है, उस भाव के अनुरूप उसकी पसंद का कार्य होना चाहिए, उसकी बहुमत से वो काम हो। तो ये जो है वो कह रहे दिखा रहे हैं कि संसद के कुछ सदस्यों के व्यवहार और उनके प्रति वो निराशा व्यक्त कर रहे हैं और बहुमूल्य सुझाव दे रहे हैं कि ये व्यक्तिगत राजनीति, क्योंकि देश में दो तरह की निष्ठाएं होती हैं, एक तो व्यक्तिगत, एक राष्ट्र के हित में। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो भी है अपने व्यक्तिगत हित से उठकर राजनीति के लाभ के लिए जो इधर से उधर पार्टियां खिसका के दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं, उससे क्या है, उसके ऊपर जनता है। और देश का हित में उन्होंने कहा है कि अगर देश हित में पार्टियां टूटनी है तो वो टूट जानी चाहिए। अगर कोई पार्टी जानबूझ के देश को कमजोर करना चाह रही है तो ऐसी पार्टी में रहने का कोई लाभ नहीं है। अगर वो दूसरी पार्टी में जाना चाहें तो चले जाएं, पार्टी दूसरी बना लें, लेकिन उनकी प्राथमिकता राष्ट्र हित होनी चाहिए, स्वयं का हित नहीं होना चाहिए। स्वयं हित में अगर पार्टी तोड़ने के चक्कर में रहेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए देश बर्बाद नहीं होना चाहिए। राष्ट्र हित में अगर कुछ पार्टी टूट रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी पार्टी गठित हो रही है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वार्थ के वशीभूत अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो उससे देश को हानि होती है। अगला उनका बात थी सत्ता परिवर्तन होने पर भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? सत्ता परिवर्तन पर भी लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो दूसरा विषय इसमें आ रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने पर भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना क्यों महत्वपूर्ण है। अगर जो इसमें जो बातें आई है निकल के, सरकारें आती हैं, सरकार जाती हैं, पार्टियां टूटती हैं, नई पार्टियां बनती हैं, लेकिन राष्ट्र हित, देश हित होना चाहिए। इसमें दूसरा विषय आ रहा है, प्रश्न बन रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने पर लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा करना क्यों महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि सत्ता जो भी मिलती है, सरकार जो बनती है, कार्यपालिका जो बनती है, वो व्यक्तिगत हित में नहीं होता। राष्ट्र के निर्माण के लिए सरकार बनाने का भारत के संविधान में प्रावधान किए गए हैं। और अगर यह व्यवस्था बिगड़ गई
तो देश की जनता विद्रोह पे उतर आएगी और पूरे देश में आग लगने के चांस हो जाते हैं। जनता का विद्रोह जो है देश को बर्बाद कर देता है और वो हानि भी जनता की ही है, सबकी हानि है। तो इसलिए लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा करने के लिए अगर मान लो सत्ता परिवर्तन हो रही है तो ये ना हो कि आप राजनीति से प्रेरित होके जो विपक्ष है उन पे हमले करने शुरू कर दो या जानबूझ के उनको फंसाने की कोशिश करें या जनता को आप निरंकुशता से कुचल दें, तो ये उनकी अभिव्यक्ति को रोक दें। तो लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा के लिए उसको रक्षा करना संविधान की सबसे बड़ी कसौटी कार्यपालिका की होती है कि वो कार्यपालिका जो होती है, जो सरकार बनती है, वो लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा करे, क्योंकि वे सत्ता में किसी भी व्यक्ति के होने पर भी जनता के अधिकारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए ही सरकार में बैठते हैं। सरकार आती जाती रहती है, लेकिन लोकतंत्र राष्ट्र की स्थिरता, जवाबदेही और निरंतरता प्रदान करती है। अगर सरकार क्या चाहिए, स्थायित्व चाहिए। अगर सरकार बदलती रहेगी तो ये स्थायित्वता बिगड़ जाएगी और लोकतंत्र भी अस्थिर हो जाएगा, पॉलिसी भी नहीं बन पाएंगी कि भी पता नहीं कौन सी सरकार क्या पॉलिसी बनाएगी। तो व्यापारी वर्ग जो है या बिजनेसमैन है या युवा है जो नौकरी की तलाश में है कि भाई सरकार आएगी, वैकेंसियां निकलेंगी, अगर सरकार बदलती रहेंगी तो कामकाज ही नहीं ढंग से हो पाएगा। नौकरशाह भी परेशान रहेगा, पता नहीं, क्योंकि नौकरशाहों को भी तालमेल सरकार से बैठाना पड़ता है। उनकी नीतियों को लागू करने का काम नौकरशाह का होता है और अगर नौकरशाह निरंकुश हो जाएगा तब भी नुकसान लोकतंत्र का ही है। जवाबदेही और निरंतरता बहुत जरूरी है। इसलिए मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए राजनीतिक परिवर्तन अव्यवस्था या सत्ता के दुरुपयोग का कारण बन सकता है। इसलिए ये जो है लोकतंत्र के हित में नहीं होता कि सत्ता परिवर्तन जल्दी सत्ता परिवर्तन होती रहे, तो वो उसकी जो रक्षा करना, उनका जो है लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा करना महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए स्थायित्व की बहुत जरूरत होती है। सरकार जो भी नई बन रही है उसको देश हित में सोचना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल बन रहा है कि लोकतंत्र और शासन विषय पर आपके पिछले पाठों से संसद के कुछ संवैधानिक कार्यों के नाम बताएं। क्या आपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को सूचीबद्ध किया था कि जो भी ये जो है उसमें संवैधानिक कार्य बताए थे शासन के, लोकतंत्र के, तो उसमें क्या आपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को सूचीबद्ध किया था? क्योंकि संसद के महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य हैं, तो उनमें संवैधानिक कार्य में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुनाव भी है। और क्या है, कानून बनाना और उसमें संशोधन करना, सरकार को मंजूरी, बजट को मंजूरी देना और सरकार को जवाबदेह ठहराना, ये जो है सारे संवैधानिक कार्य होते हैं। और ये जो करता है वो विधायिका करती है और कार्यपालिका उसमें सहयोग करती है। हाँ, मैंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को प्रमुख रूप से उसमें सूचीबद्ध किया था, क्योंकि ये चुनाव हमारे लोकतंत्र में संसद के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो संसद की जो महत्वपूर्ण भूमिका में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव भी हैं, क्योंकि इसमें निर्वाचन मंडल का गठन करना, ये सारा कुछ जो है, वैसे तो ये जो हमारा चुनाव आयोग है उनके दायरे में आता है, लेकिन इसमें भूमिका संसद की ही होती है। संसद के सदस्य जो होते हैं वो उसमें मतदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है। अगला,
संविधान में संशोधन के बारे में क्या, तो संविधान में जो संशोधन जो किया जाता है उसका मतलब है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को, जो विधायिका है और कार्यपालिका है, इन दोनों के द्वारा भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए अधिकार दिया गया है। कि कार्यपालिका जो संशोधन कौन करेगी, कार्यपालिका करेगी, कार्यपालिका के माध्यम से होगा, या कोई प्राइवेट मेंबर अपने सामने प्रस्ताव रखेगा कि भाई जो है ऐसे ऐसे है, हमें संविधान संशोधन करना चाहिए, तो कार्यपालिका वो जो है उसके प्रस्ताव पे कार्यपालिका के द्वारा जो है सहयोग प्रदान कराया जाएगा और संसद में आम राय बनेगी। तो संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि वह देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविधान के कुछ हिस्सों को बदल सकती है। संविधान के विकास और परिवर्तन के साथ संविधान की प्रासंगिकता और मजबूत बनाए रखने के लिए संशोधन सहायक होते हैं, क्योंकि संविधान भारत का संविधान या अन्य देशों का संविधान जीवंत होना चाहिए। ये नहीं कि रूढ़िवादी रहो। समय के परिवर्तन के और मांग के अनुरूप हमें लग रहा है कि भारत जो हमारा जो भी संविधान है वो पूर्ण नहीं है, उसमें अपूर्णता है, तो उसकी पूर्ति के लिए कानूनों को आगे बनाए रखने के लिए संविधान में अगर परिवर्तन करने की जरूरत होती है तो उसके लिए संविधान में संशोधन की शक्ति करने की शक्ति संसद को दी गई है कि वो बहुमत के आधार पे उसमें कैटेगरी बनी हुई है कि भी कोई साधारण बहुमत से हो जाता है, किसी में 2/3 की जरूरत होती है, किसी में वो जो संशोधन हो जाता है वो आधे से ज्यादा राज्यों के द्वारा उसको पारित करना जरूरी होता है प्रस्ताव, तब वो लागू होता है। तो संशोधन का मतलब ये है कि संविधान में जरूरत के अनुसार संशोधन कर लेना। अब इस वीडियो में इतना ही। आगे जो है हम जो इसके जैनवन अभ्यास के प्रश्न हैं जो पाठ्य पुस्तकों के पीछे दिए हुए रहते हैं उन पे हम करेंगे। बीच के सारे प्रश्न हमने जो भी छोटे मोटे थे सब कवर कर दिए। अब जो मुख्य प्रश्न हैं जो अभ्यास के पीछे के पन्नों में दिए रहते हैं उनको हम अगली वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को ध्यान से देखें, जो हमने बात बताई उसको समझें, रटने की कोशिश ना करें। अगर बात समझ में नहीं आए दोबारा वीडियो देखें और किताब का सहयोग लें अपनी, उसको पढ़ें। जितनी बार आप पढ़ोगे किताब को उतनी बार ही आपकी प्रखरता बढ़ेगी और उसके बाद में आपको वो विषय समझ में आ जाएगा। तो अपने शब्दों में लिखना की कला जो है सिखाने के लिए ही हम जो है आपका सहयोग कर रहे हैं। तो देखो, अगर युवा पीढ़ी को ये रट्टू तोता बनने से की बजाय अगर उनको, क्योंकि आजकल चलन चल गया है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से और भी वो लिखना भूलते जा रहे हैं, वो मैसेज पे आगे भविष्य में भी हो सकता है कि ऑनलाइन ही या कंप्यूटर के माध्यम से ही, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ही वो परीक्षा होने लगे। तो बहुत से देशों में लिखना भूल चुके हैं बच्चे, उनको लिखना नहीं आता हाथ से। तो लिखने की कला जानने के लिए, करने के लिए हमको कोई भी विषय है वो विस्तार से पढ़ना होता है, एक एक बात समझनी होती है। तो मैंने कोशिश करी कि सर इसमें एक एक बात समझाई जाए, विधायिका कार्यपालिका को समझना और उनके क्या क्या कार्य होते हैं सबसे पहले ये समझना होता है। जब ये समझ में आ जाता है तो सब चीज़ आसान हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।